कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन वहाँ युद्ध कभी रुका नहीं। 14 साल में 12 भयानक हमले हुए हैं और हर बार एक खौफ का नाम महसिन एक परछाई की तरह गायब हो जाता है। लेकिन अब वह लौट आया है। कौन है वह और ऐसा क्या होने वाला है कि एक आर्मी ऑफिसर अपने आदर्शों और अपने बच्चे के बीच फंस जाता है? यह युद्ध सिर्फ देश के लिए नहीं है, यह एक पिता एक पति के अपने अस्तित्व की लड़ाई है। यह कहानी सिर्फ देशभक्ति की नहीं बल्कि एक टूटे हुए परिवार के अंदर के विस्फोट की है। दोस्तों, मैं बात कर रहा था हाल ही में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर फिल्म की कहानी के बारे में, जिसका नाम है सरजमीन। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस रहस्य की गहराई में गोता लगाते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम कश्मीर शहर देखते हैं। यह बाहर से जितना खूबसूरत है, अंदर से उतना ही घायल है। इसमें दिखाया गया है कि 1992 से 2000 तक 12 आतंकवादी हमले हुए हैं। भारतीय सेना ने लाख कोशिशों के बाद भी इन हमलों को रोक नहीं पाई, जिसकी वजह से इस शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। और इन सब के पीछे एक आतंकवादी है जिसकी आज तक कोई जानकारी नहीं मिली है, बस उसका कोड नेम महसिन है। वह 2006 से फरार है, लेकिन अब लौट आया है। यह सब आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल IS कानवर को पता था। उनका मानना है कि हाल ही में 3 जगहों पर हमले हुए हैं और वे बिल्कुल महसिन के पैटर्न पर हैं। अब उन्हें एक तस्वीर मिली है जिसका नाम काबिल भट्ट है। शायद यही काबिल भट्ट महसिन है। काबिल भट्ट इस समय पंजाब में एक गुप्त जगह पर छिपा हुआ है, इसलिए इस काबिल को खत्म करने के मिशन पर भारतीय सेना की एक टीम भेजी जाती है, जिसका नेतृत्व कर्नल विजय करेंगे। वहाँ हम देखते हैं कि आतंकवादी काबिल भट्ट ने उस घर में पहले से ही एक बम लगा रखा है जहाँ विजय की टीम हमला करेगी। विजय को पता चलता है कि यह एक जाल है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे ही सैनिक अंदर जाते हैं, बम फट जाता है और सब मारे जाते हैं। उसके बाद आतंकवादी हमला शुरू हो जाता है। तब विजय अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करके एक एक करके सभी आतंकवादियों को खत्म कर देता है। आखिर में वह काबिल को भी पकड़ लेता है जिसने बम विस्फोट किया था, और उसके भाई आबिल को भी। मिशन कामयाब हो जाता है। विजय को प्रमोशन मिल जाता है और इस खुशी में उसकी पत्नी मेहर एक पार्टी रखती है। वह कहती है, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तभी हम उनके बेटे हरमन को देखते हैं जो इस मिशन के लिए अपने पिता को बधाई देना चाहता है, लेकिन हम देखते हैं कि लड़का ठीक से बोल नहीं पाता है, वह हकलाता है। विजय इससे बहुत नाखुश है। वह गुस्से में वहाँ से उठकर चला जाता है। घर पर मेहर विजय पर गुस्सा होती है और कहती है, कर्नल विजय, क्या तुम्हें शर्म आती है कि तुम्हारा बेटा ठीक से बोल नहीं पाता? पहले तो विजय मना करता है, लेकिन बाद में मान जाता है। ऊपर खड़ा उसका बेटा हरमन सब कुछ सुन लेता है और वह बहुत उदास हो जाता है। मेहर अपने बेटे को तसल्ली देती है कि तुम्हारे पिता ने गुस्से में ऐसा कहा है, लेकिन वह तुम्हें दिल से बहुत प्यार करते हैं। बेटा कहता है, नहीं माँ, मुझे सब पता है और आज मैंने अपने कानों से सुना है। भले ही पिता मुझे कमजोर समझते हैं, लेकिन मैं हमेशा उनकी तरह बनने की कोशिश करता हूँ जैसा वह चाहते हैं। छिपकर विजय सब सुनता है और उसे दुख होता है। तब वह याद करने लगता है कि कैसे बचपन में उसके पिता ने उसे सख्त ट्रेनिंग दी थी। उसके पिता भी एक आर्मी ऑफिसर थे। उसके पिता भी मानते थे कि अगर कोई कमजोर है तो वह आर्मी ऑफिसर नहीं बन सकता। अगले दिन विजय को एक फोन कॉल आता है। कोई उसे धमकी देते हुए कहता है, काबिल और आबिल को छोड़ दो, क्योंकि यह मत भूलो कि तुम्हारा भी एक बेटा है, हरमन, है ना? वह डर के मारे जल्दी से नीचे देखता है, लेकिन उसका बेटा कहीं नहीं होता है। थोड़ी दूर जाकर वह देखता है कि हरमन कुछ लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रहा है। विजय को राहत मिलती है। तभी उस्मान नाम का एक शख्स आता है और बताता है कि वह सामने वाली बेकरी का मालिक है, जिसका बेटा शोएब हरमन का अच्छा दोस्त है। वह बताता है कि उसने 2 महीने पहले ही यहाँ बेकरी की दुकान खोली है। इसके बाद विजय हरमन से कहता है कि जब भी वह बाहर जाए तो किसी को बताकर जाए, और वह उसके खेलने की भी बहुत तारीफ करता है। इससे हरमन खुश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन के पीछे विजय काबिल को बांधकर जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा है। वह कहता है, मेरे बेटे के नाम से धमकी देने से कोई फायदा नहीं है, मैं महसिन को नहीं छोड़ूंगा। काबिल भट्ट कहता है, मैं महसिन नहीं हूँ और मुझे महसिन के बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद विजय काबिल के भाई आबिल को बगल वाले कमरे में टॉर्चर करवाता है। इससे काबिल को गुस्सा आता है। विजय कहता है, तुम कुछ नहीं कहोगे तो मत कहो,
हम तुम्हारे भाई से सब कुछ निकलवा लेंगे। तब काबिल भट्ट कहता है, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। विजय थोड़ा हंसता है और आदेश देता है कि आबिल को यहीं छोड़ दो और काबिल को दूसरे कैंप में भेज दो। रात में घर पर हरमन अपनी माँ को अपने दोस्त शोएब के बारे में अफसोस जताता है कि शोएब के पिता शोएब का बहुत ख्याल रखते हैं। शोएब के सभी काम उसके पिता करते हैं, उसे बेकरी का काम सिखा रहे हैं ताकि बड़े होकर वह उनकी मदद कर सके। इसके बाद माँ बेटा एक शादी समारोह में जाते हैं। वहाँ शोएब भी बेकरी का खाना लेकर आता है जिसका ऑर्डर इस शादी के लिए दिया गया था। शोएब तब हरमन को मदद के लिए बुलाता है। तभी हम देखते हैं कि आर्मी ऑफिसर इकबाल को काबिल के भाई आबिल से एक सुराग मिलता है, कौसर बेकरी। दोस्तों, यह वही बेकरी है जिसके मालिक शोएब के पिता उस्मान है। यह सुनकर विजय पूरी तरह हैरान हो जाता है। इधर हरमन ट्रक के अंदर खाना लेने जाता है और तभी पीछे से कोई उसे पकड़ लेता है। शोएब आकर दरवाजा बंद कर देता है। विजय और उसकी टीम गाड़ी लेकर निकलती है और वह उसी कौसर की बेकरी की गाड़ी देखते हैं। वे तुरंत उस गाड़ी का पीछा करते हैं। वह गाड़ी किसी भी तरह से रुक नहीं रही है। एक समय पर पीछे की टीम मिसाइल चलाती है और ट्रक बर्बाद हो जाता है। विजय ट्रक का दरवाजा खोलकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कौसर बेकरी की एक और गाड़ी निकली है जिससे हरमन को किडनैप किया गया है। मेहर रोने लगती है। विजय कहता है, आर्मी ऑपरेशन पर निकली है, हरमन जल्द ही मिल जाएगा। मेहर विजय पर इल्जाम लगाते हुए कहती है, आज अगर तुम आर्मी ऑफिसर न होते और थोड़ा पिता की जिम्मेदारी निभाते तो ऐसा नहीं होता। चाहे कुछ भी हो, मेरे बेटे को ढूंढ कर लाओ। इसके बाद मेहर कहती है, अगर तुम्हारा यह आर्मी ऑपरेशन फेल हो जाता है तो क्या तुम काबिल और आबिल को छोड़ दोगे? विजय कहता है, नहीं, सबसे पहले मेरा देश। यह सुनकर मेहर विजय को एक थप्पड़ मारती है। तभी वह आर्मी ऑफिसर इकबाल आकर बताता है कि सर्वर से एक मैसेज आया है कि आबिल और काबिल के बदले महसिन खुद सरेंडर करेगा। विजय कहता है, काबिल ही महसिन है, यह एक जाल है और कुछ नहीं। मेहर कहती है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम क्या चुनोगे, अपने बेटे को या अपनी ड्यूटी को? तब विजय को एक कॉल आता है और बताया जाता है कि वे काबिल और आबिल के बदले उसके बेटे को छोड़ देंगे। तब हरमन को फोन पर दिया जाता है। वह कहता है, पिताजी माँ को बचाओ। इसके बाद विजय के पास कुछ भी करने को नहीं रहता है। वह अपने आदर्शों की बलि देकर आबिल और काबिल को छोड़ने का आदेश देता है। इसके बाद विजय दोनों भाइयों को एक नदी के किनारे गाड़ी से ले जाता है जहां उसे अपने बेटे को वापस लेने के लिए बुलाया गया है। इसके बाद विजय आबिल और काबिल दोनों भाइयों को छोड़ देता है। दूसरी तरफ हरमन अपने पिता के पास लौटने का इंतजार कर रहा है, लेकिन विजय अपने आदर्शों के खिलाफ जाकर खुद को किसी भी तरह से मना नहीं पा रहा है। वह तुरंत गोली चलाता है और आबिल मर जाता है। फोन पर वह शख्स कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। विजय कहता है, मैंने पहले भी कहा है कि मेरी मातृभूमि से ज्यादा मेरे लिए कुछ भी जरूरी नहीं है, चाहे वह मेरा बेटा ही क्यों न हो। और तभी हरमन को गोली मारकर मार देता है। यह सब जानने के बाद मेहर फूट फूट कर रोती है। इसके बाद 8 साल बीत जाते हैं। हम उस शख्स को भी देखते हैं, महसिन, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। वह एक सर्वर पर एक लोकेशन चुनता है, पुरजानपुर इलाके के एक घर में। थोड़ी देर बाद विजय के सहयोगी इकबाल अहमद को एक मैसेज आता है, पुरजानपुर। तुरंत विजय और उसकी पूरी आर्मी टीम वहां पहुंच जाती है और उस घर पर हमला करती है और एक एक करके सभी आतंकवादियों को मार डालती है। अंदर जाकर वे देखते हैं कि उन्होंने बहुत से लोगों को बंदी बना रखा था। अगले दिन सुबह उन सभी की जानकारी ली जा रही थी। तभी वहाँ मौजूद एक शख्स अपना नाम हरमन विजय मेनन बताता है। यह सुनकर विजय पूरी तरह हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कि छोटा हरमन अब बड़ा हो गया है। वह पूरी तरह से आतंकवादी जैसा लग रहा था। इसके बाद हरमन को एक कमरे में रखा जाता है। सब कुछ चेक किया जाता है और देखा जाता है कि 8 साल पहले उसके शरीर में कई फ्रैक्चर थे, लेकिन समय के साथ सब ठीक हो गए हैं। बैकग्राउंड जहाँ तक लगता है साफ है। विजय कहता है, हरमन का सब कुछ बहुत बदल गया है, उसकी आवाज, बात करने का तरीका, सब। वह हकला क्यों नहीं रहा है। इसके बाद विजय मेहर को हरमन के पास लाता है। 8 साल बाद माम बेटा एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। फिर मेहर और विजय हरमन को घर ले आते हैं और विजय इतने सालों बाद अपने बेटे को पाकर
बहुत खुश होता है। ऐसा लग रहा था मानो अंदर से एक बोझ हल्का हो गया हो। अगले दिन सुबह विजय हरमन का कमरा खोलता है तो देखता है कि वह एक्सरसाइज कर रहा है और उसकी पीठ पर कई चोटों के निशान हैं। विजय को हरमन पर थोड़ा शक होता है क्योंकि हरमन अब पहले जैसा नहीं है। इसके बाद जब विजय फोन पर बात खत्म करके उसके कमरे में जा रहा होता है, तभी हरमन उस कमरे से बाहर आता है और कहता है, मेरे पास फोन या लैपटॉप कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लैपटॉप पर गेम्स खेल रहा था। तब विजय कहता है, मेरे ऑफिशियल लैपटॉप को बिना परमिशन के इस्तेमाल करना अलाउड नहीं है। हरमन कहता है, सॉरी डैड। विजय कहता है, डैड तुम तो मुझे अब्बा कहते थे। हरमन तब कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। विजय का शक और बढ़ जाता है। रात के खाने के समय विजय पूछता है, इकबाल ने कहा था कि तुम कुछ लड़कों से मिले हो, कौन है वे? तब वह कहता है, कैंटोनमेंट के कुछ लड़के। इसके बाद वह और भी बहुत कुछ जानना चाहता है कि वह इतने समय तक कहाँ था, क्या किया आदि। हरमन बताता है कि वह कोष कैंटोनमेंट में था शोएब और टुंडा चाचा के साथ। मेहर तब उसे रोकती है, यह सब क्या है? इसके बाद हरमन बताना शुरू करता है, पहले 2 साल वे मुझे दिन रात मारते थे। विजय कहता है, तो फिर 2 साल बाद मारना क्यों बंद कर दिया? हरमन थोड़ा घबरा जाता है। मेहर कहती है, बस बहुत हो गया। इसके बाद हरमन अपने कमरे में चला जाता है। जब वह बाथरूम जाता है तो विजय उसका कमरा चेक करता है। अचानक उसे कमरे में फोन के वाइब्रेशन की आवाज सुनाई देती है। उसे एक मोबाइल फोन मिलता है और तभी टीवी पर खबर दिखाई जाती है कि 15 से 20 साल के कुछ लड़कों ने आतंकवादी हमला किया है, जो हाल ही में बॉर्डर पार कर कश्मीर आए हैं। यह पता चला है कि यह आदेश फोन और सैटेलाइट चैनलों के जरिए आया है। विजय हरमन के कमरे से मिला मोबाइल फोन अपने पास रख लेता है। लेफ्टिनेंट जनरल विजय और इकबाल पर बहुत गुस्सा होते हैं कि 8 साल बाद फिर से ऐसा भयानक हमला हुआ है जिसकी उनके पास कोई जानकारी नहीं है। गाड़ी में वापस आते समय इकबाल बताता है कि हमलावरों ने एक मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल किया है। तब विजय इकबाल को हरमन का फोन देता है और कहता है कि इसे डिकोड करके सारी जानकारी निकालो। इधर घर पर हरमन को अपना मोबाइल फोन नहीं मिलता। धीरे धीरे वह विजय के ऑफिस के कमरे में घुसता है और तभी विजय आ जाता है। दोनों एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं। विजय कहता है, बंदूक नीचे करो, कौन हो तुम और मेरी बंदूक लेकर क्या कर रहे हो? हरमन कहता है, बंदूक तो खाली है। विजय कहता है, लैपटॉप की हिस्ट्री क्यों डिलीट की थी? वह बताता है, लैपटॉप धीमा था इसलिए। तो फिर तुम्हारे पास फोन कहाँ से आया? मेहर बताती है, मैंने दिया है फोन। इसके बाद स्थिति थोड़ी शांत होती है। विजय ने हरमन का डीएनए टेस्ट करवाया है। यह जानकर मेहर हैरान हो जाती है। रिपोर्ट में पता चलता है कि हरमन विजय का ही बेटा है। फोन डिकोड करने पर भी कुछ नहीं मिलता है। इसके बाद विजय पछतावे में समझ नहीं पाता कि वह अपने बेटे को कैसे मुंह दिखाए। जब हरमन रात में सो रहा था तब विजय उसके पास आकर बैठ जाता है। हरमन तब नींद से जाग जाता है। विजय कहता है, असल में आर्मी एकेडमी में हमें हमेशा सख्त और मजबूत रहना सिखाया जाता है। नतीजतन हम भूल जाते हैं कि हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं। इसके बाद वह हरमन से माफी मांगता है। हरमन कहता है, पिताजी हम सबको एक ब्रेक की जरूरत है, चलो फॉरेस्ट कैबिन में जाकर घूम आते हैं। विजय मान जाता है, लेकिन जाने से पहले हम देखते हैं कि विजय के बंदूक कलेक्शन में से एक बंदूक गायब है, जिसका विजय को पता नहीं चलता। गाड़ी में जाते हुए हरमन किसी को मैसेज भेजता है और तभी हमें समझ आता है कि हरमन असल में अब वह पहले वाला हरमन नहीं है। वह काबिल भट्ट के कहने पर सब कुछ कर रहा है, क्योंकि जो मैसेज उसने अभी भेजा है वह काबिल को ही भेजा है। फॉरेस्ट कैबिन में पहुंचने के बाद हरमन अकेले बैठकर पुरानी बातें सोचने लगता है। सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। छोटा हरमन घर जाना चाहता है, लेकिन शोएब कहता है, हम यही चाहते थे, लेकिन तुम्हारे पिता के पास तुम्हारे से ज्यादा अपने देश के लिए प्यार है। हरमन विश्वास नहीं करता। इसके बाद काबिल भट्ट उसे वह फोन कॉल सुनाता है जिसमें विजय ने कहा था कि उसके अपने बेटे से ज्यादा उसके लिए उसकी मातृभूमि महत्वपूर्ण है। यह सुनकर हरमन गुस्से में आ जाता है। इसके बाद हरमन की ट्रेनिंग शुरू होती है। काबिल भट्ट उसे एक आतंकवादी बना देता है। दोस्तों, यह काबिल ही उसका टुंडा चाचा है। बचपन में विजय हरमन के हकलाने और कमजोरी पर शर्मिंदा होता था, कभी उसका साथ नहीं देता था, लेकिन काबिल कहता है, मैं तुम्हारी सभी कमजोरियों को तुम्हारी ताकत में बदल दूंगा। आज से तुम्हारा नाम हरमन नहीं हारिस है। विजय का वही रिकॉर्ड बार बार सुनाकर हरमन के मन में विजय के लिए नफरत पैदा करके ट्रेनिंग दी जाती है। धीरे धीरे हरमन की सभी कमजोरियां खत्म हो जाती हैं।
हैं। अब वह मारपीट, बात करने सब में माहिर हो गया है। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि हरमन अपने परिवार की तस्वीर से अपने पिता की तस्वीर फाड़ देता है। इधर आर्मी हेडक्वार्टर में इकबाल के पास एक सिपाही आता है और कहता है वह फोन जिसे आपने क्लोन करने के लिए दिया था वह फिर से एक्टिव हो गया है, कुछ मैसेज आए हैं। मैसेज देखकर इकबाल तुरंत विजय को फोन करता है, लेकिन फोन नहीं लगता। इकबाल विजय के घर फोन करके पता करता है कि वहाँ कोई नंबर नहीं है, लेकिन एक पुराना फैक्स नंबर है। उस नंबर पर इकबाल मैसेज की कॉपी फैक्स करता है। दूसरी तरफ हरमन दराज से एक बंदूक निकाल लेता है। तभी विजय आता है, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पाता। बाहर बहुत ठंड है, इसलिए वह बेटे को अपनी आर्मी यूनिफॉर्म पहनाकर एक साथ बाहर चले जाते हैं और तभी फैक्स की कॉपी आने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि विजय हरमन को लेकर बर्फीले जंगल में चल रहा है। तभी एक जगह पर हरमन विजय पर बंदूक तानता है और विजय के सिर पर मारता है। इधर मेहर ऑफिस के कमरे की लाइट बंद करने जाती है तो देखती है कि फैक्स का मैसेज आया है, जिसमें हरमन ने अपने टुंडा चाचा को लिखा है, मैं आज विजय मेनन को मार डालूंगा। यह देखते ही मेहर उस जंगल की तरफ दौड़ती है। इकबाल भी गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। हरमन तब कहता है, मैं अब वह पहले वाला हरमन नहीं हूँ, मैं अब हारिस हूँ। तुम मेरे लिए उसी दिन मर गए थे जिस दिन तुमने कहा था कि यह मिट्टी मेरे लिए तुमसे ज्यादा है। मेरा पिता अब सिर्फ टुंडा चाचा है, उसने मुझे जो लक्ष्य दिया है वही अब मेरा मुख्य लक्ष्य है। यह कहकर वह गोली चलाने ही वाला होता है। मेहर आकर हरमन का हाथ पकड़ लेती है और गोली सीधे मेहर के पेट में लगती है। तब इकबाल भी वहाँ आ जाता है। तभी हरमन भाग जाता है और इकबाल भी उसका पीछा करता है। एक जगह पर आकर हरमन अपनी माँ के लिए रोने लगता है। इसके बाद वह काबिला के गुप्त ठिकाने पर पहुँचता है। शोएब काबिल से कहता है, हरमन से नहीं होगा, वह पहले भी कमजोर था, अब भी कमजोर है। लेकिन काबिल कहता है, अब मैं विजय की आत्मा को मारूंगा। जब वह देखेगा कि उसका अपना खून अपने देश के खिलाफ है तो वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मेहर अब अस्पताल में थोड़ी स्वस्थ है। वह विजय से कहती है, तुम सही थे, उन्होंने मेरे बेटे को पूरी तरह बदल दिया है, लेकिन तुम ही उसे ठीक कर सकते हो, मैं उसे दूसरी बार नहीं खो सकती। इसके बाद हम देखते हैं कि 20 नवंबर को कसूर डैम का उद्घाटन समारोह है, जिसका उद्घाटन लेफ्टिनेंट जनरल IAS कानवर करेंगे। विजय जनता को बताता है, आप इस समारोह में बिना किसी चिंता के आइए, हमने सभी प्रकार के सुरक्षा इंतजाम किए हैं, हम देश को बचाने के लिए हमेशा तैयार हैं। यह खबर हरमन, काबिल और उसका गिरोह देख रहा था। इसके बाद एक दिन ऑफिस में विजय उस समारोह के लिए सुरक्षा योजना बना रहा था। तभी इकबाल आकर बताता है कि जनरल पर हमला होगा। विजय पूछता है, यह खबर हमने ट्रेस नहीं की है, हमें सीधे भेजी गई है। तब हम देखते हैं कि जनरल पूरी टीम के साथ आ रहे हैं। दूसरी तरफ काबिल, हरमन, शोएब और उनका गिरोह कुछ गाड़ियां लेकर उस तरफ आ रहा है। तब एक गाड़ी जिसमें बम लगाया गया था, काबिल उसे सीधे टक्कर मारने जाता है, लेकिन तभी विजय साइड की सड़क से आकर उस गाड़ी को टक्कर मारकर गिरा देता है। इसके बाद गोलीबारी शुरू हो जाती है। तब विजय देखता है कि वहाँ हरमन भी है। वह जोर से अपने बेटे को आवाज देता है, लेकिन वह चला जाता है और इधर काबिल गाड़ी लेकर विजय के पास से चला जाता है। विजय भी उसका पीछा करता है। विजय काबिल की गाड़ी को टक्कर मारता, लेकिन दूसरी तरफ से एक गाड़ी आते ही विजय काबिल की गाड़ी को टक्कर मारकर नीचे गिर जाता है और विजय के ट्रक में आग लग जाती है। काबिल तब घायल हालत में आगे बढ़ता है, लेकिन विजय आकर आखिर में उसे पकड़ लेता है। काबिल को अब बंदी बना लिया गया है। काबिल कहता है, यह तो बस एक नए युद्ध की शुरुआत है, इस युद्ध में तुम्हारा दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारा बेटा है। यह सुनकर विजय काबिल को बहुत मारता है। इधर हरमन को शोएब और बाकी सब मारने लगते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हरमन को बचाने के लिए काबिल पकड़ा गया है। लेकिन अब हरमन कमजोर नहीं है, वह एक झटके में सबको मारता है। इसके बाद वह शोएब को एक हाथ से उठा लेता है। इसके बाद वह कहता है कि वह खुद ही अब अकेला जाएगा इस मिशन को खत्म करने। इधर अपने बेटे को देशद्रोह करते देखकर विजय एकदम टूट जाता है। तब मेहर आकर उसे तसल्ली देती है। विजय कहता है, मुझे किसी भी तरह से हान को ढूंढना होगा। मेहर कहती है, ढूंढ लिया तो क्या करोगे? विजय रोते हुए कहता है कि वह नहीं जानता कि वह क्या करेगा। दोस्तों, आज 20 नवंबर है, डैम के उद्घाटन का दिन है, समारोह के लिए लोग आने लगे हैं। तब इकबाल विजय को फोन करके कहता है, एक नया ईमेल उसी सर्वर से आया है जिसमें काबिल के गुप्त ठिकाने का पता बताया गया है और वहीं पर डैम पर हमले की योजना बनाई जा रही है। विजय कहता है, मैं समझ नहीं पा
पा रहा हूँ कि हमें उधर से कौन मदद कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि वह नकाबपोश आदमी पुलिस स्टेशन में घुसकर एक एक करके सबको मार रहा है। इसके बाद वह उस कमरे में पहुंचता है जहां काबिल को बांधा गया है। काबिल उसे देखकर कहता है, महसिन इधर। आर्मी की एक टीम काबिल के उस गुप्त ठिकाने पर जाती है। वहां हमला करने पर उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। अचानक इकबाल को एक अलमारी में एक फाइल मिलती है। वह तुरंत विजय को फोन करके बताता है कि एक टाइमर बम लगाया गया है, लेकिन नेटवर्क की समस्या होने के कारण आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। हम देखते हैं कि स्टेज के ठीक नीचे बम लगाया गया है। उसी समय इकबाल की नजर फर्श पर पड़ी कुछ तस्वीरों पर पड़ती है। तस्वीरें देखकर इकबाल हैरान हो जाता है। तस्वीरों में काबिल के बगल में जो थी वह कोई और नहीं, मेहर थी। दोस्तों, मेहर एक आतंकवादी थी जिसे पाकिस्तान से भेजा गया था, लेकिन उसे विजय से प्यार हो जाता है और वह सब कुछ छोड़ देती है। यहाँ वह काबिल से हरमन की लोकेशन जानने आई है। इसके बाद वह उसे बहुत मारती है और पता करती है कि हरमन अभी टरबाइन रूम में है, जो स्टेज के ठीक विपरीत है। मेहर तुरंत विजय को मैसेज करके हरमन की लोकेशन बता देती है। विजय तुरंत वहाँ पहुँचता है। वहाँ जाकर वह एक सूटकेस पड़ा हुआ देखता है। उसे देखने जाते ही हरमन पीछे से विजय पर हमला करता है। इसके बाद बाप बेटे के बीच लड़ाई शुरू होती है। हरमन कहता है, जिस देश के लिए तुमने अपने बेटे को नहीं बचाया, वही बेटा तुम्हारे देश को खत्म करेगा। एक समय पर हरमन सूटकेस खोलता है और टाइमर बम को एक्टिवेट कर देता है। इधर मेहर काबिल को मारती रहती है क्योंकि काबिल ने हरमन को इन सब में क्यों शामिल किया। काबिल कहता है, तुम्हें भी तो बदला लेने के लिए भेजा गया था, लेकिन तुम्हें तो प्यार हो गया। दूसरी तरफ बाप बेटे की लड़ाई के बीच विजय हरमन पर बंदूक तान देता है। तब हरमन कहता है, तुम अब फिर से चुनो, बेटा या तुम्हारा देश। विजय कहता है, सबसे पहले मेरा देश, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सबसे बाद में मेरा बेटा। खैर, जो अपने बेटे को नहीं बचा पाया वह देश को कैसे बचाएगा। वह तब अपनी बंदूक हरमन के हाथ में देकर कहता है, याद रखना, यह देश के लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारा दुश्मन सिर्फ मैं हूँ, इसलिए तुम चुनो कि तुम क्या करोगे। हरमन तब इमोशनल हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि शोएब पीछे से विजय को गोली मारने जा रहा था, लेकिन हरमन विजय को हटा देता है और वह गोली खुद को लगती है। विजय बेटे को बचाने जाता है तो शोएब उसे भी गोली मारकर खींच कर ले जाता है। इसके बाद जब शोएब विजय को गोली मारकर खत्म करने ही वाला होता है, तभी हरमन शोएब के सिर में गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। दूसरी तरफ मेहर काबिल को टाइमर बम का कोड जानने के लिए मारती रहती है। तब काबिल कहता है, मैं अपने भाई आबिल का बदला लूंगा, इस बम हमले को कोई नहीं रोक पाएगा। तभी मेहर समझ जाती है कि इस बम का कोड और कुछ नहीं आबिल है और वह तुरंत मोबाइल लेकर विजय को मैसेज कर देती है। लेकिन इसी बीच काबिल मेहर को चाकू मार देता है। तब मेहर भी पलटकर काबिल को मारकर खत्म कर देती है। उधर बम फटने में ज्यादा समय नहीं था। हरमन तुरंत सूटकेस के पास जाता है तो विजय मोबाइल फेंक देता है और हरमन अपनी माँ का दिया हुआ मैसेज देखकर उस कोड से टाइमर बम को डीएक्टिवेट कर देता है और पूरा कश्मीर शहर बच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विजय ने मेहर का वह गुप्त कमरा ढूंढ लिया है जहाँ से मेहर इकबाल और विजय को जानकारी दे रही थी। वहाँ से एक फाइल मिलती है जिसका नाम इन एक्सचेंज फॉर हरमन है। हमने शुरुआत में देखा था कि इकबाल ने कहा था कि एक मैसेज आया है कि महसिन सरेंडर करेगा अगर आबिल और काबिल को छोड़ दिया जाए। दोस्तों, महसिन कोई और नहीं, वह मेहर थी। अपने बेटे को बचाने के लिए वह खुद सरेंडर भी करना चाहती थी। इसके बाद विजय को मेहर की एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था, सच ज्यादा दिन तक छिपा नहीं रहता। आज मैं तुम्हें एक सच बता रही हूँ जिसे मैंने कई सालों तक छिपाए रखा है। मैं वही महसिन हूँ जिसे तुम इतना ढूंढ रहे थे। एक हमले में मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। बदला लेने के लिए मैं तब महसिन बनी। इसके बाद मेरी तुमसे मुलाकात हुई। तुमसे मैंने सीखा कि प्यार से सभी नफरत और बदले को जीता जा सकता है, लेकिन मुझे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। तुम दोनों ही मेरी पूरी दुनिया थे। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि हरमन और विजय मेहर का अंतिम संस्कार कर रहे हैं और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों, यह थी सरजमीन फिल्म की कहानी। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ रहें, क्योंकि हम ही ऐसे दिलचस्प वीडियो लेकर आते हैं। धन्यवाद।